बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की अपीलों पर। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत थी और उसका अहवाल आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। और दूसरी तरफ MQM की क़यादत को जूते पड़े हैं जब वो अपने कारकुनान के जनाज़े पे गए हैं और वहाँ पर जो MQM के कारकुनान हैं, क्योंकि वो गम व गुस्से का इजहार किया और उस बुनियाद पर अब MQM ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी है और बड़ा दिलचस्प हो गया मामला। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ की अपील पर। बड़ी आज डिटेल आर्गूमेंट्स हुए। अमजद परवेज़ साहब जो कि वकील हैं मरीम नवाज़ के, और अमजद परवेज़ साहब एक बहुत ज़हीन वकील हैं और प्रोफेशनल वकील हैं। वो अपने वकालत की हद तक रहते हैं और मेहनती हैं, और उनको जो ये जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें उनको ग्रिप हासिल है। और वो तभी जो जितने भी लाहौर में केसेस होते हैं उसमें अमजद परवेज़ साहब पेश होते हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हों जो चौधरी बिरादरान के, या वो शरीफ ख़ानदान के हों, या जो भी बड़े। अब उनके आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक एक्सपर्ट हैं इस मामले में। और इसी वजह से इस्लामाबाद में भी पहले जब मरीम नवाज़ ने दरख्वास्तें वगैरह दिलवानी थी, और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो दरख्वास्तें दिलवाई गई थी और जो इस तरह का तमाशा किया गया था, उस वक्त इरफान कादिर साहब को खड़ा किया था और वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों में उस वक्त मेरिट के ऊपर फ़ैसला नहीं करवाना चाहती थी। अब उनको पता है नैब तरमीम आ चुकी हैं और नैब तरमीम का जहाँ पर फ़ायदा पेंडिंग केसेस में होगा वहीं पे अपीलों में भी होगा, उनको पता है। और इस वजह से वो फिर जो इस कानून के एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में, ख्वाजा हारिस के बाद वो अमजद परवेज़ साहब हैं, तो उनको उन्होंने वहाँ पर आज पेश किया और उन्होंने आर्गूमेंट्स की और आज उन्होंने अपनी बहस कंप्लीट कर ली। अमजद परवेज़ साहब की तरफ से जो अदालत में आज बहस हुई, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की है। और केस की समाअत के दौरान अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को हम बहुत ज़्यादा जब वो कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस थे तो आप जानते हैं काफ़ी केसेस में उनके हवाले से बात होती रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, क्योंकि जब पहले हम बात करते थे कि ये 2 रुकनी बेंच है तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब इस ऑनरेबल बेंच के हवाले से हम बेहतर जानते हैं और उन्होंने जिस तरीके से बड़े तारीख़ी फ़ैसले दिए हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो वो इस बेंच को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो इस केस को सुन रहे थे। केस की समाअत के आगाज़ पर अमजद परवेज़ साहब रोस्टरम पर आए और दलाइल में कहा कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ रॉबर्ट रेडले बतौर गवाह पेश हुए थे। JIT ने रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट पर ट्रस्ट डीड को जाली करार दिया। अमजद परवेज़ ने बताया कि फ़ाइंडिंग दी गई कि कैलबरी फ़ॉन्ट उस वक्त नहीं था जब ट्रस्ट डीड तैयार हुई। मैंने अदालती मुआवनत के लिए पेपर बुक्स तैयार की हैं। नैब के शवाहिद में मरीम नवाज़ की हद तक वाहिद चीज़ वो रेडले की रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा कि मैंने रेडले से मुतल्लिक ही 2 सफ़हात तैयार किए हैं। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि एक एक्सपर्ट की राय को इस केस में बुनियादी शवाहिद के तौर पर लिया गया है, और एक्सपर्ट ओपिनियन, किसी भी एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो हमारे कानून शहादत में वो एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। एक्सपर्ट की राय कभी भी बुनियादी शहादत नहीं होती। ये कहना था अमजद परवेज़ साहब का कि वो बुनियादी शहादत नहीं होती, महज एक एक्सपर्ट की राय पर सज़ा देना दुरुस्त नहीं है। अमजद परवेज़ साहब ये कहना चाहते हैं कि मरीम नवाज़ को वो जो कैलबरी फ़ॉन्ट था उस बुनियाद पर जो रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट थी और उनकी शहादत थी, उस बुनियाद पर उनके जो ट्रस्ट डीड को मरीम नवाज़ कहती हैं कि वो मेरे पास, मैं बतौर ट्रस्टी थी, वो ट्रस्ट डीड जब उसके हवाले से एक एक्सपर्ट कह रहा है। देखिए ना, मरीम नवाज़ से पूछा गया ये जायदादें आपकी हैं, मरीम नवाज़ ने कहा जी कि मैं बतौर ट्रस्टी हूँ। मैंने ट्रस्ट डीड पूछा गया भी आप जो ट्रस्टी हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन सा है जी, तो ट्रस्ट डीड सामने आ गई। जब ट्रस्ट डीड सामने आई तो वो तो जाली थी। उस हवाले से जो ट्रस्ट डीड के जो लॉ है या जो फ़ॉन्ट का लॉ है उस पर जब एक एक्सपर्ट को बुलाया गया और उसकी ओपिनियन ली गई तो उसने कहा कि ये जाली है। उस बुनियाद पर मरीम नवाज़ को सज़ा हुई कि मरीम नवाज़ ये गलत कहती हैं कि वो ट्रस्टी हैं, बल्कि मरीम नवाज़ तो बेनिफिशरी हैं, बेनिफिशरी ओनर हैं। बहरहाल ये बेसिकली केस था। अमजद परवेज़ साहब ये कहते हैं कि सिर्फ़ एक ओपिनियन की बुनियाद पर सज़ा दी गई। अमजद परवेज़ साहब ये नहीं कहते कि ये जो केस था इसमें वो जो ट्रस्ट डीड थी, मरीम नवाज़ ने कहा मैं ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी साबित करने के लिए ट्रस्ट डीड सामने लाई, ट्रस्ट डीड जाली निकली। ये पूरा केस है।
अमजद परवेज़ साहब कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ ओपिनियन की बुनियाद पर, एक शहादत की बुनियाद पर दी गई। और साथ उन्होंने अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जिरा में बताया गया कि ट्रस्ट डीड की तारीख से कबल ये फ़ोन डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा चुका था। वो ख़ुद इस बात का एतराफ़ भी कर चुका है कि वो फ़ोन एक्सपर्ट भी नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए, फिर तो सारा सबूत ही ख़त्म हो गया। वकील अमजद परवेज़ ने कहा, इस ट्रस्ट डीड की बुनियाद पर इस खातून ने फ़ायदा क्या लिया? कुछ भी नहीं, किसी का असासा कभी भी नहीं छुप सकता। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि हम इस डॉक्यूमेंट के वजूद को मानते हैं। मरीम नवाज़ को इस ट्रस्ट डीड की बुनियाद पर सज़ा भी नहीं दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए, जो भी फ़ॉन्ट बनता है वो कहीं रजिस्टर तो होता होगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, क्या कैलबरी के रजिस्टर होने से मुतल्लिक़ कोई चीज़ रिकॉर्ड पर आई कि कब हुआ? अमजद परवेज़ ने जवाब दिया कि ये रिकॉर्ड पर लाना नैब की ज़िम्मेदारी थी, हमारी नहीं। रॉबर्ट रेडले ने खुद कहा कि वो अप्रैल 2005 में ख़ुद ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर चुके हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिए, फिर तो ये केस ख़त्म ही हो गया। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि रेडले ने जिरा में माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि वो अगर एक्सपर्ट नहीं तो फिर इसके शवाहिद ही ख़त्म हो जाते हैं। अब आप सुनते जाएँ, आप रिमार्क्स, शवाहिद ही ख़त्म हो जाते हैं। ट्रस्ट डीड दुरुस्त है तो इसका असर क्या पड़ता है? अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि कोई असर नहीं पड़ता, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया गया। प्रॉपर्टी इस फैमिली की थी, उसमें रहनी थी, अभी तक उसी को भुगत रहे हैं। वकील मरीम नवाज़ ने कहा, मेरी मौकला ना कभी वहाँ रहीं, ना ही कभी उन्हें कोई किराया आया, जबकि प्रोसिक्यूशन मरीम नवाज़ को बेनिफिशियल मालिक कह रही है। अमजद परवेज़ ने कहा कि मरीम नवाज़ पर जुर्म में मुआवनत का इल्ज़ाम लगाया गया। जिस पर जुर्म का इल्ज़ाम है वो इस केस में इश्तिहारी है। मुआवनत तो तब आएगी जब पहले जुर्म भी साबित हो। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क किया कि अभी भी मरकज़ी अपील हमारे सामने नहीं, क्योंकि वो इश्तिहारी है। वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि नैब ने कहा जुर्म 1993 में हुआ था। मरीम नवाज़ को 2006 में एक दस्तावेज़ पर साइन करने का कहा गया इस जुर्म में मुआवनत की। ये बात आज तक समझ में नहीं आई कितने साल बाद मुआवनत कैसे हुई। वकील अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि इस केस पर नैब का पुराना कानून लगाएँ या नया। ये असल बात है कि उन्होंने अदालत को कहा है कि जी इस केस पर नया कानून भी लग सकता है और जो साथ जो भी हो, लेकिन बनती इसमें बरीयत ही है। आमदन के जायज़ ज़राए आज तक किसी रिपोर्ट, रेफरेंस, फ़र्द जुर्म या जजमेंट में नहीं बताया गया। एवन फील्ड रेफरेंस में कीमत का भी आज तक तयन नहीं किया गया, जबकि असासे की मालियत और आमदन के ज़राए डिस्कस करना ज़रूरी है, वरना मुलज़िम पर बार सबूत नहीं आएगा। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, जो एक वक्त था बहुत एक्टिव थे, अब चूँकि ऊपर चेयरमैन नैब बैठ गया है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का, और मुजफ्फर अब्बासी साहब के हाथ बांध दिए गए हैं, तो वो है। और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़सार किया कि नैब को दलाइल के लिए कितना वक्त चाहिए, तो दलाइल के लिए 1 घंटा चाहिए, 2 घंटे चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि हमें थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होगा। इसके बाद अदालत ने नैब को दलाइल के लिए 1 हफ़्ते की मोहलत देते हुए समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जैसा मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ के केस में भी जो पासपोर्ट वापसी का केस था, उसमें भी अब नैब के तो हाथ पांव बांध दिए गए हैं। नैब ने तो अब कोई बात करनी ही नहीं है, और नैब की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि ये जो सारा मामला है ये आइन और कानून के मुताबिक होगा और जो सारी चीज़ें हैं वो कानून के मुताबिक होंगी, तो नैब तो अब मजबूर हो गया है। नैब के हाथ अब कुछ भी नहीं रहा, और यही वजह है कि नैब अब जो कहा गया है वो यही कहेगा, जी बिल्कुल ठीक फरमाया गया, बिल्कुल। और वो जो चीज़ें हैं वो एविडेंस के अंदर जिसकी बुनियाद पर मरीम नवाज़ की सज़ा बरकरार रह सकती है, वो उन चीज़ों को पॉइंट आउट भी नहीं करेंगे। क्यों? ऊपर से ऑर्डर है, चेयरमैन नैब का ऑर्डर है, और चेयरमैन नैब का ऑर्डर या कोई भी मुलाजिम जिसने अपनी नौकरी, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालना है, वो कैसे उसके बगैर। आपको याद है कि 2 प्रोसिक्यूटर्स ने मेरिट के ऊपर ये कहा कि उनके ख़िलाफ़ केस नहीं बनता, जो हमारे इमरान खान के ख़िलाफ़ केस नहीं बनता। जब ये कहा तो उस बुनियाद पर उन दोनों को फारिग कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत ने कि जी ये क्यों कहा इन्होंने कि केस नहीं बनता। तो ये तो किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि जिस मामले पर जज मोहम्मद बशीर साहब ने बड़ी डिटेल जजमेंट दी थी, लायक तरीन जज हैं, जब वो एक मामले पर कह रहे हैं कि केस बनता है, जब वो ये कह रहे हैं कि इसमें इनको सज़ा बनती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने JIT बनवाई, JIT ने इनकी तरफ पूरे का पूरा हाथ किया। अब एक बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने आज तक क्या किया है। कानून हमारे मुल्क में हैं,
1999 का कानून हमारे मुल्क में है, 1908 का कानून हमारे मुल्क में 1898 और 1860 के हैं। इन्होंने आज तक जो वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आ रही हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल कवानीन हैं वो सारे के सारे चेंज हो चुके हैं, इन्होंने तब्दील नहीं किए। अब ये जो कहते हैं ना कि हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत या हमारे ख़िलाफ़ केस साबित नहीं होता, उसकी वजह यह है कि चोरी का तरीका इन्होंने जदीद अपना लिया है। कानून है पुराने, जब पुराने कानून में जदीद चोरी का तरीका नहीं लिखा गया तो कहते हैं चोरी नहीं हुई। अब किसको नहीं पता कि आसिफ जरदारी चोर है, किसको नहीं पता शरीफ ख़ानदान ने फिर मुल्क को लूटा किसने है, को ऊपर से कोई और मखलूक आई है, कोई खलाई मखलूक थी जो लूट के ले गई है। किसने लूटा है? इन्होंने लूटा है, जो हमारे हुक्मरान रहे हैं। लेकिन चूँकि चोरी का इनके पास जदीद तरीक़ाकार है और ये 30 साल हमारे सर पर मुसल्लत रहे हैं, इन्होंने कानून में तब्दीलियां नहीं होने दी। इन्होंने कानून अपनी मर्ज़ी के बनाए, अपनी मर्ज़ी की अमेंडमेंट्स की हैं। जहां इनको लगता था, पहले ये चोरी करते थे, फिर उस चोरी को बचाने के लिए कानून बनाते थे। ये पहले ये देखते थे कि कोई कानून, वो जैसे आसिफ जरदारी ने कहा था जब जाली अकाउंट से, उसने कहा जिसके अकाउंट से पैसे निकले उससे पूछे, मुझसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको पता था कि उनसे कोई पूछ नहीं सकता। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। और दूसरी तरफ जो MQM की तरफ से MQM के रहनुमा अपने जो पार्टी अरकान के जो लापता कारकुन की नमाज जनाजा पे गए हैं, तो वहाँ पर जो दीगर रहनुमा थे, कारकुनान ने वहाँ पर नारेबाजी की है। कारकुनान ने रहनुमाओं पर बरहमी का इज़हार किया है और कहा है कि हमारे कारकुनान की लाशें मिल रही हैं, लापता कारकुनान बायाब नहीं हो रहे। मुश्तिल कारकुनान ने रहनुमाओं से कहा कि MQM आखिर फिर भी हुकूमत का हिस्सा क्यों है, और उन्होंने कहा कि हम इस सारे मामले पर आपके साथ खड़े नहीं होंगे। जिस पर फिर वसीम अख्तर ने कहा कि शहबाज शरीफ कराची को मज़ीद लाशें मत देना, अब अगर लाश मिली तो फिर इस अपनी हुकूमत को ख़ुद संभालना, हम फिर आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और बाकायदा फिर इस्लामाबाद में एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में MQM ने हुकूमत का साथ छोड़ने का इंदिया दे दिया है। चूँकि हालात MQM के हाथ से निकलते जा रहे हैं, कारकुनान मुश्तिल हैं, कारकुनान पहले भी गुस्से में थे कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिल के हमें क्या मिला, और अब जब ये सारे मामलात हुए तो इनको वहाँ पर अच्छी खासी ज़िल्लत उठानी पड़ी अपने कारकुनान के हाथों, और जिसकी वजह से फिर इन्होंने मीडिया के ज़रिए हुकूमत छोड़ने का इंदिया दिया है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।